देन अगेन बी स्टेज में 22-3-24 में दिया गया, उसको भी अप्रूव कर नहीं पाया। और भी फाइनली आर ई स्टेज में 23-24 में कंसिडर करने के लिए डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया गया। ऐसा होने से रेस्टोरेशन वर्क्स में जिन लोगों को एंगेज किया गया, वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर सब सफर हो रहा है कि पेमेंट रिलीज नहीं कर पाने से। तो इन सब केसेस क्या सरकार अभी 2023-24 आर ई स्टेज में जिस प्रोजेक्ट को सैंक्शन और अप्रूव करने जा रहा है, तो इन एंटिसिपेशन ऑफ सैंक्शन एंड द फंड रिलीज एट आर ई स्टेज 23-24 कि अभी एटलीस्ट 50% को भी कुछ मैनेज कर पाएगा सरकार फंड रिलीज करने के लिए, सो दैट सफरिंग कॉन्ट्रैक्टर सबको डिपार्टमेंट को मीटअप कर सके। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, जो मेंबर्स ने जो सवाल उठाया है और सप्लीमेंट्री जो सवाल उठाया वो भी सही है। डिपार्टमेंट को पूरे के पूरे मालूम है कि ये जो हाई टेंशन 11 kV लाइन था ये वॉस्ट अवे हो गया रहा, पूरा फ्लड में डैमेज हो चुका था। तब वहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इमरजेंट मैनर में उनको रेस्टोर कर दिया, फुल्ली रेस्टोर कर दिया, लेकिन उनके लिए कोई सैंक्शन नहीं था। तो बाद में ऑनरेबल मेंबर्स ने फिर हमें लिखा चिट्ठी कि इसको सैंक्शन करना है। तो बाय द टाइम आर ई में लेना वाला था, आर ई में इसको सैंक्शन नहीं हो पाया। तो जब बी का सवाल आया, बी में आया, तो बी में ऐसा है कि बी में जब प्लानिंग का पास आता है तो नया काम के लिए आता है, जो हो चुका है वो मालूम नहीं था। शायद बी में इसीलिए दिया है कि 10 लाख रुपया की टेंडर कर शुरू करना है, तो वो भी तो उस पैसा से तो होगा नहीं, ऑलरेडी काम हो चुका है, इसलिए बी में भी ये नहीं हो पाया। अभी आर ई में हम जरूर कर देगा, उसको हम 100% आश्वासन देता है आर ई में हो जाएगा, क्योंकि काम ये इमरजेंट मैनर में किया है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी अच्छा काम किया है, तो ये हम आर ई में जरूर कर देगा। लेकिन आप बोला है अभी 50% हो पाएगा, क्योंकि बी हो चुका है, सभी डिपार्टमेंट का बी हो चुका है, प्लानिंग से फाइनल एलोकेशन डिपार्टमेंट को हो चुका है, अभी प्लानिंग का पास कुछ नहीं है। तो अगर कहीं कुछ में हम वो करके हो पाएगा तो सीएम साहब से हम बात करके वो जरूर, अगर उपाय होगा तो करेगा, नहीं तो हम आर ई में 100% कर देंगे। आपका सोलम गिफ्ट मिल गया ना। तो नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5, श्री वांगलिंग वांगडोंग एंड श्री निनोंग इरिंग। वेरी जनरस। Thank you, sir. The CAMPA, the compensatory administration fund, it is especially, this fund has been given to the states of these, especially the northeastern states and Odisha, where, you know, we really control the ozone layer, and we are the people who have the forest. But accordingly, I think the central government also is not providing the necessary funds which we expect. And similarly is the case with that of the distribution of funds in the whole of Arunachal Pradesh. So there is a disparity, and of course in details it has been given by the Honorable Minister. But some queries would be there, sir, like especially in Pasighat, we have got two divisions. One is the forest division, and the other is the Deering Wildlife Sanctuary. So here you'll see that Deering Wildlife Sanctuary has been, you know, denied. There is a lot of paucity of funds, because that is a very important area where even the Bengal Floricum, which I always mention, we have the elephant corridor there, and
in my personal visit to that Dihring Wildlife Sanctuary, I've seen a lot of deer, a lot of elephants, a lot of birds. The officers there are really working hard. But even though they are working hard, they don't have the backup. So, like say the purchase of speedboats, I think that is very necessary. We should do that also. Then there is an animal and man conflict. So everywhere we are seeing, especially in my constituency, that is in the Ruksin range, the Poba range. So always the animals come. Then this, in my own fields in Parthum or in Mariam area, elephants, they come, they destroy crops, and it's a threat to life. So we have to have some provisions like, electric fencings. Not exactly the electric current, but the repelling ones, solar protection, so that the elephants should not be affected. People should not start shooting them. But again, we have to protect ourselves also. So man and animal conflict is always there, sir. That is one. Then there is a lot of necessity of watchtowers. So in this Campa Fund, I heard that proposal was given from, I think, the PCCF also, but those watchtowers were not provided. Watchtowers are very necessary, especially to control the timber mafias or any kind of illegal activities that take place. So even it can be guarded. And if you don't have this watchtowers, the elephants will come and they may attack even your own staff also. So those kinds of things are necessary. And I would request you, sir, and you can reply there, that what are we going to do, not only in, I'm not speaking of Pasighat, but the whole of Arunachal, what are the programs that you're taking for afforestation? Because yes, we are getting the funds, especially itself, it mentions compulsory afforestation program. So we have to go for afforestation. So इसमें आप अच्छा सा हमको जवाब दीजिए, I think, but your reply is it has been very thoroughly done, and I am very grateful to you for that, sir. Honorable Minister. माननीय अध्यक्ष जी, सर, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे सीनियर ऑनरेबल विधायक ने जो सवाल पूछा, तो ये कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये भारत सरकार ने 1995 के बाद आफ्टर TN गोडा वर्मा जास्मिन की सुप्रीम कोर्ट की जास्मिन के बाद तब ये जाके केम्पा स्टार्टेड फ्रॉम एडोक केम्पा. इट वाज स्टार्टेड 2010 को ये एडोक केम्पा के तहत ये भारत सरकार ने स्टार्ट किया. मैं थोड़ा विस्तार से थोड़ा बताना चाहता हूँ. एंड उसके बाद 2016 ये CAF कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड उसको एक्ट में बदल गया कि स्टेट अथॉरिटी कैंपा. उसके बाद 2018 से CAF रूल्स के तहत तब भारत सरकार ने पूरे भारत में और नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल प्रदेश में ये फंड देना शुरू किया. ये फंडिंग कैसा होता है? लोग आपके माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सदन को और मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ये लोग, हमारे लोग, यहाँ के प्रदेश के लोग, जनता लोग, कुछ लोग, और कैंपा क्या चीज़ है और किस प्रकार से उस फंडिंग कैसा होता है और ये क्या काम में सरकार देते हैं, उसको कुछ लोग कंफ्यूज हैं. ये खास करके कैंपा फंड जो हमारा प्रदेश में जिसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे कि हमारा बड़े बड़े हाईवे बन रहा है, हमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कि हमारा कामिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, पारे हाइड्रो प्रोजेक्ट, हमारा जो आपका टावर ये 1132 kV ट्रांसमिशन लाइन, बॉर्डर पे हमारा जितने भी जो पैरामिलिट्री फोर्स है
वो सारे डिफॉरेस्टेशन को उसको कैलकुलेशन करके कितना हमारे यहाँ प्रदेश की हमारा ट्री कितने फाइलिंग हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है, उसको कैलकुलेशन करने के बाद ये भारत सरकार ने उसको फंड को वहां डिपॉजिट किया जाता है, जिसमें से भारत सरकार वहां 100% डिपॉजिट करने के बाद हमें 90% रिलीज करते हैं और 10% भारत सरकार, ताकि इस कैंपा फंड के जरिए जहां जहां जो डिफॉरेस्टेशन हुआ उसको एपीओ बनाकर प्रत्येक साल में हम सरकार में कॉर्पोरेट फंड के तहत प्रत्येक साल को हम 10% इस फंड से हम एपीओ बनाकर भारत सरकार से हम अप्रूवल लेकर आते हैं कि 10% जहां जहां में जिस जिले में जहां में डिस्ट्रक्शन, जहां डिफॉरेस्टेशन हुआ उस पे हमारा प्लांटेशन करना है। तो ये पूरे भारत सरकार से सारा अप्रूवल, और यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में नहीं है, भारत सरकार से अप्रूवल लेकर करते हैं। और ये जहां में हमारा यहाँ 3 प्लान है जिसके कैंपा के रूल के तहत हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट। हम इसमें कैंपा के तहत हम 5 कंपोनेंट को ले सकते हैं। ये भारत सरकार की नीम है, ये उनके संविधान में रूल में, इसी रूल के अंदर हम ये फंड को एपीओ बनाकर हम यहाँ से रिलीज करते हैं। और आज आप लोग को सदन को मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि ये टीम अरुणाचल की सरकार माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में ये अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी एंड हॉनेस्टली, ये कहीं चीज में हम ट्रांसपेरेंसी, ये सरकार ने कहीं ऐसा कहीं छुपा कर, कहीं लोगों को गुमराह कर कहीं ऐसा काम नहीं किया। ये ट्रांसपेरेंसी है, सबके सामने। मैं सदन में भी ये बताना चाहता हूं कि आज तक भारत सरकार ने हमें रिलीज किया कि कैंपा की 90% कैंपा फंड में आपके 29 अगस्त 2019 को 1588 करोड़ एंड 24 मार्च 2022 को 612 करोड़, जिसमें से अभी अपने सरकार में यहाँ में 2171 करोड़ वो अपना सरकार में है, प्रदेश सरकार के अकाउंट में। और इसको हम यूज ऐसे नहीं कर सकते, हम उसको 10% कॉर्पस फंड को 10% इस 5 रूल के नेम पर 10% हम एपीओ बनाकर भारत सरकार से अप्रूवल लेकर कौन कौन डिवीजन में, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसी डिवीजन पे हम एपीओ बनाकर पूरे डेफो से उनका एस्टीमेट मांगा के फिर सैंक्शन होने के बाद अब पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में डेफो के डिवीजन में हम फंड को बेचते हैं। तो इसमें अभी तक 2021 को 199 करोड़ एंड 21-22 को 258 एंड 22-23 को 189 करोड़। आपका जो क्वेश्चन था कि 22-23 में कितने फंड रिलीज हुआ, वो 196 में से हम लोगों ने 189 करोड़ हम लोगों ने रिलीज किया। इसलिए, और ऐसा नहीं कि आपका जो वाइल्ड लाइफ हर डिवीजन में, और ये भी आपने सवाल किया कि आप रेंज में भी क्या कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज कहीं रिलीज करते हैं क्या, और आपको मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि सदन में ऐसा कोई संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कहीं रूल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज में, रेंज वाइज में वो फंड रिलीज करने का कोई रूल में नहीं है। तो हम डिवीजन में हम फंड को रिलीज करते हैं, एपीओ वहां से बनाते हैं, कौन डिवीजन में क्या क्या जरूरी है, इसी प्रकार ये फंड को आज तक हम लोगों ने यूटिलाइज किया, जिसमें से 647 करोड़ आज तक जिस रूल आने के बाद, कैंपा अथॉरिटी रूल आने के बाद हम लोगों ने अभी तक पूरे प्रदेश ने, सरकार ने अभी तक डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट
में हर डिवीजन में हमारा जो वाइल्ड लाइफ, जहाँ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहाँ हमारा सेंचुरी है, उसमें भी हम लोग पूरे हर डिवीजन में कहीं डिस्ट्रिक्ट में कोई डिस्ट्रिक्ट में ऐसे हम लोगों ने डिनाई नहीं किया, सब फंड हम लोग प्लेस किया है। तो इसलिए आपने कहा कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया कि हमारा वो वाच टावर का जरूरी है, और मैन और वो आपका एनिमल का, उसके लिए हमको इलेक्ट्रिक वो उसका पावर सोलर इलेक्ट्रिक का जरूरी है। तो हम लोगों ने जरूर इस बार अगर कैंपा में इसको हम लोग इस बार इसके उसको टेकअप नहीं किया तो हम जरूर हमारा अधिकारी से बात करके अगर नहीं डाला तो मैं इस साल के कैंपा में आपके दिए एयरिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जरूर जैसे आपने रिक्वेस्ट किया उसको जरूर डालेंगे। थैंक यू। Next, Because I'm also this thing. I thought you gave chance to your No, I colleague. mean, it's board of questions. So I should also be given a chance. Acha, you will not miss the chance. Please. Need base. Thank you, Speaker, sir. And I would like to ask supplementary to the Honourable Minister Forest. I also stand by what my colleague, Mr. Ehring, has also stated. There has been a disparity in the allocation of funds as far as division-wise. Out of the 196.93 crore that has been earmarked for this year's CAMPA, according to the Honourable Minister, 183 crore has been released. And out of the 183 crore that has been released, Khunsa and Deomali Forest Division have received very negligible sum. And I would also like to state, taking an opportunity, that Deomali Forest Division was one of the richest forests in Arunachal. The magnificent Holong and Mackay trees, totally denuded now, destroyed, were there, were grown there. And the maximum revenue paid during the forest tree permit era was from Deomali and other divisions, of course. There are also other divisions like Namsai, Changlang, Jarampur, Meo and all this. They are also there. Now the amount that has been earmarked through CAMPA for this once upon a time very rich forest divisions, we are treating them as outcasts. No more milk, you have nothing to do with us. So hardly a crore here and a there has been earmarked for them. So the discrepancy in allocation of fund is very relevant. So what steps is the Minister concerned going to take to see that equal parity of fund allocation is made to forest divisions, particularly in those areas? And why I'm deeply concerned is also, I've also asked the DFO of Deomali, of Khunsa, and the range officers there, because my constituency, where this Bodria range happens to be there, it's very adjacent to the Assam border and highly disputed, very vulnerable and very hot spot as far as the border affairs are concerned. So I had requested the Deomali Forest, DFO, division officer there, to plant lakhs of trees in the border areas. And in my range, only 5 hectares of regeneration of trees was taken this year. And as Honourable Member, Mr. Ehring has also said, elephants are also, create havocs in those areas. People are scared to plant, to grow rice because of this elephant menace. And how many watchtowers have been built there? And what steps is the Forest Department taking so to counter this elephant menace? These are issues that have to be taken by the department. But when there is no fund allocated for the concerned department, they cannot do it empty-handed. So my question to Honourable Minister is whether, now the year is over, we are in the election process, I do not know what will happen, but even then, we should leave the greenery and the trees for the younger generation. Let it remain. Plant more trees, grow more. But how can you grow without the supplements? So the supplements should be provided equally to all the divisions. And particularly, please don't forget also, the revenue that was earned by this very
divisions. It may have been small in size, but then they generated a lot of income. A lot of activities was done by this Deomali Forest Division. So please don't forget, Honorable Minister. Thank you, sir. So, I think you have answered everything. Disparity was the main question, and in supplementary, also, if you want to make a statement, you can do. माननीय अध्यक्ष जी, ये माननीय विधायक जी ने जो कहा कि हमारा देओमाली फॉरेस्ट हमारा तिराप डिस्ट्रिक्ट को डिप्राइव किया जा रहा है और फार्म देने में इक्वल नहीं है, इस चीज़ को मैं आपके माध्यम से मैं माननीय विधायक जी को मेंबर को मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपका जो भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है, अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारा जो कामिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके लिए उसका जो जितने भी हमारा ट्री का नुकसान हुआ, पहाड़ नदी का नुकसान हुआ, उसका जो कंपेंसेट वो नेपको ने भारत सरकार को वही फंड को डिपॉजिट किया, ताकि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो डिफॉरेस्टेशन हुआ वो फार्म को उसी डिस्ट्रिक्ट उसी जगह पे इसको एफॉरेस्टेशन करना है, प्लांटेशन करना है। आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी मैं बताना चाहूंगा कि कोई डिस्ट्रिक्ट में जिसमें जो प्रोजेक्ट नहीं हुआ, जैसे कि हाईवे, ट्रांसमिशन लाइन, जहाँ हाइड्रो पावर, जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट जहाँ नहीं हुआ, वहाँ कंपेंसेशन भारत सरकार में उसका फंड डिपॉजिट नहीं है। इसके वजह कोई डिस्ट्रिक्ट में वो डिफॉरेस्टेशन नहीं होने के वजह, कहीं वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं होने के वजह वो फंड जो है, चाहे वो कंपनी से हो, चाहे वो सरकार से वो फंड जो है भारत सरकार को डिपॉजिट नहीं होता है। इसलिए कोई डिस्ट्रिक्ट में इसका प्लांटेशन और कैंपा में फंड तो कम लेकिन जाता नहीं देता बोल के नहीं है, फंड तो पूरा बेचता है, हर डिस्ट्रिक्ट में हम बेचता है। लेकिन मैं इस बार आपके जो माननीय विधायक जी ने जो सप्लीमेंट्री कहा उसको मैं जरूर ध्यान रखूंगा, और आने वाला में इलेक्शन के बाद भी आने वाला में भी आपका जो ग्रीनरी के लिए जो देओमाली ने जो आपने सदन में जो रखा है उसको जरूर आने वाला एपीओ में इंक्लूड करूंगा। थैंक यू। Start question 18, Sri Lambotai. और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इस प्रकार की है कि सरकार रिप्लाई जो फर्निश किया गया उसमें लिखा some parts of the Itanagar and Naharlagun town falls under the Itanagar Wildlife Sanctuary and Drupong Reserve Forest. In such cases, my supplementary question is, which sectors under falls under Itanagar Wildlife Sanctuary and Drupong Reserve Forest, and how much land occupied by private individuals and government establishment too in such sectors, which are falls under wildlife and reserve forest. Thank you, sir. Honourable Minister. It is land carrying. Land. Land carrying. Speaker sir, जो स्टार क्वेश्चन 18 में जो पूछा गया कि no objection certificate by the Department of Environment and Forest in regard to land allotment in Itanagar capital complex. जहाँ तक NOC फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सवाल है, सरकार की ओर से सर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट कमेटी बनाया गया है, उसी में फॉरेस्ट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है कि DFO होगा या उसका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा। तो इसलिए कौन NOC देगा, कहाँ से देगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में वह फैसला हो जाता है कि हम लोगों के पास जो है
पूरा सर्टिफिकेट आने के बाद सरकार में उसको डीसी से जब कमिटी से डायरेक्टोरेट में पहुंचेगा, सरकार में पहुंचेगा, उसी समय हम लोग का कुछ वेरिफिकेशन ऑलरेडी वहाँ डॉक्यूमेंट जो है, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट हम लोग ऑलरेडी बना के नोटिफाई किया गया है कि इतना जिसको जो नोटिफाइड सर्टिफिकेट होगा, प्रोड्यूस होगा, उसको लीगल एनरोलमेंट देगा मुझे। स्पीकर सर, ऑनरेबल सीनियर मेंबर्स का जानकारी के लिए कुछ ऐसे कि मैंडेटरी जो चेक लिस्ट जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट लैंड डेवलपमेंट कमेटी को दिया गया है, उसी का अनुसार जो है हम लोग लैंड डेवलपमेंट यहाँ से अप्रूव करके देता है। और जहाँ तक ईटानगर का जो 2 द्रोपुंग रिजर्व फॉरेस्ट और ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एरिया जो है, तो एरिया का अभी मेरा पास एग्जिट जो है एरिया का कितना स्क्वायर किलोमीटर है मेरा पास अभी नहीं है। तो इसी सेशन का बाद आपका रिक्वायरमेंट जो एरिया का आप देखना चाहे तो मैं अपने डिपार्टमेंट को एडवाइस करूंगा कि आपको यहाँ का रिक्वायरमेंट जितना फॉरेस्ट एरिया कितना है वो दे देगा। तो जहाँ तक ये ईटानगर कैपिटल का सवाल है, लैंड का अवेलेबिलिटी का, जितना मैक्सिमम आपको इतना जनरल फिगर बता दूंगा कि एरिया जो मैक्सिमम 2 फॉरेस्ट, एक द्रोपुंग रिजर्व फॉरेस्ट और एक ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गिरता है। तो उसी का कारण जो है कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अभी ईटानगर में बहुत से लिमिटेड एनरोलमेंट देते जाता है कि सारा जो मैक्सिमम जो एनरोलमेंट जो अप्लाई किया अभी तक पेंडिंग है। तो एज एंड व्हेन हम लोग का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रिजर्व और ये का हम लोग का प्रॉपर आइडेंटिफाई होने के बाद यहाँ एनरोलमेंट फिर प्रोसेस शुरू होगा। अभी ऐसे बात एनरोलमेंट पेंडिंग नहीं है, लेकिन एग्जिट एरिया कितना है आपको सेशन के बाद फिर आपको रिपोर्ट दिया जाएगा। थैंक यू। स्पीकर सर, गवर्नमेंट एश्योरेंस दिया गया कि फर्निश करेगा इन लेटर स्टेज, ठीक है। विथ ए कंडीशन सर, मैं इसमें सबमिशन कि फर्निश कीजिए, बट सेक्टर वाइज ईटानगर एंड नाहरलगुन का कौन कौन सा सेक्टर किस किस फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट में और वाइल्ड लाइफ में के अंदर है उसको सेक्टर वाइज इंडिकेटिव दिखा के फर्निश करने से बहुत अच्छा हो। थैंक यू सर। स्पीकर सर, आपको सेक्टर वाइज नहीं है, आपको हम कॉलोनी वाइज पूरा पब्लिश करके दिए दूंगा। थैंक यू। Next, start question 14, Sri Ninogiri. Thank you, Mr. Speaker, sir. The relevant question I would like to put up to the Minister of Land Records. Of course, it is the responsibility has been given to the estate officer of the concerned districts. The issue here comes. Of course, we would like the intervention of the Honorable Chief Minister also. His guidance should be there, because the cases regarding the legal cases and the courts, ये जो उच्चतम और उच्च न्यायालय में जो जितने भी यहाँ उसको स्टेज लेके बैठा हुआ है, वो समस्या उसी के साथ ही है। तो इसके लिए इसका एक मॉडस ऑपरेंडी या इसका यार्डस्टिक्स लेके इसको इस जो समस्या का कैसा समाधान निकालना है, ये सिर्फ हमारा रुकसिन में या सिले में या पासीघाट में नहीं है, बल्कि पूरा अरुणाचल में शायद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स या हमारे छोटे छोटे जो टाउन्स हैं वहाँ में तो ये समस्या होता ही है। तो हमारा यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा सर, और एक सुझाव भी और उनसे एक आश्वासन भी मैं चाहता हूँ कि इसमें एक यार्डस्टिक बनाना है, किस प्रकार से इनका समाधान करें। हम ये भी नहीं चाहते हम भी करें, क्योंकि 20 साल से बैठा हुआ, 15 साल से बैठा हुआ इलीगली, और वो वहाँ आए थे एज टीचर्स आए थे, या एक VLW के हिसाब से आए थे, या पियोन हिसाब से आए थे, तो उस समय घर नहीं था, तो घर बना लिया, वो धीरे धीरे जाके वो आलिशान बिल्डिंग हो गया। तो उसमें एक आदमी का कब्जा में 3 एकड़ है या 4-5 बीघा तो होता ही है। तो जो गवर्नमेंट एलोकेशन जो नॉर्म्स है उसको जैसे 500 स्क्वायर मीटर्स करके रेसिडेंस और कमर्शियल का 300, वो हिसाब से भी अगर आप एक शुरुआत करें तब इसका एक समाधान आएगा। नहीं से ये सर अभी जितने भी हमारे केसेस हैं सब कोर्ट केस में, और फ्रैंकली स्पीकिंग
they're all maximum are government servants because they have been posted there. They didn't have houses. तो वहाँ बेचारा वो क्या करे, घर बना लिया और वो उसी से वो रेगुलर रहने लग गए. Only in my constituency, Bila Take Circle है, वहाँ we are not even issuing one plot of land also or 1 inch of land to any private person. But Ruksin and Sile were there since the last 15-20 years. अभी ऐसा भी हो रहा है, ऐसा गवर्नमेंट जो लैंड है, से वेटरनरी डिपार्टमेंट का, हेल्थ डिपार्टमेंट का, या इस बार जस्ट रिसेंटली BRO का लैंड है, उसमें लोग कब्जा कर लिया, बोलता है हमको गिफ्ट दिया हुआ है. तो जस्ट अबाउट not even a year, 6 months back, उसमें BRO का ऑफिस था. तो उसमें हम जब DC साहब को बोलते हैं सर ये तो हम लोग वहाँ से क्या करें, लीगल नोटिस आ गया है, स्टे ऑर्डर आ गया है, एंड इनफैक्ट कोर्ट में भी इन फेवर ऑफ दिस इंडिविजुअल, जैसे वेटरनी का लैंड है रुकसिन में, दैट हैज बीन अलॉटेड टू अ सर्टेन पर्सन. नाउ दिस हैज बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट. वी आर नॉट अगेंस्ट द the knowledge of this thing, of the High Court, but how is it that government land को, allotted land को आप किसी इंडिविजुअल को आप देंगे? ये हमको समझ में नहीं आता है. और हमारे जो अफसर है उनको भी इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए कि they are solely responsible, they must challenge it in court. अगर आप कोर्ट में आदमी नहीं भेजेंगे तो एक्स पार्टी डिसीजन देगा ही, जैसे ये केस हुआ था. तो ऐसा आप सर, मेरा आपका माध्यम से हमारे जो सरकार है उनको मेरा यही अनुरोध है कि आप सबसे पहले हम अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या हमारे स्टेट ऑफिसर्स हैं उनको इंस्ट्रक्शन दे कि जब भी कोर्ट केस होता है, जब भी लीगल नोटिस आते हैं, उनको वहाँ पेशगी होना चाहिए एंड दे मस्ट कॉन्टेस्टेड. नहीं उनसे ऐसे भी एक्स पार्टी से डिसीजन करके हमारा सब लैंड, सब जमीन सबको एनक्रोचर्स को वो दिया जाएगा. धन्यवाद सर. मिनिस्टर. स्पीकर सर, जो सीनियर ऑनरेबल मेंबर जो अस्तर क्वेश्चन 14 में जो इंक्रोचमेंट इशू के बारे में जो कंसर्न रेज किया गया है कि ये एक कॉमन कंसर्न है, तो उसको देखते हुए पेमा कंदू जी के नेतृत्व में जो लास्ट 5 इयर्स 6 इयर्स में हम लोग ये उसको जितना हो सकेगा इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए आज तक इस ढंग का एलोमेंट दे दिया है. तो जितना भी एलोमेंट दिया गया कि ये पुराना एक केस है, तो पुराना केस को देखते हुए हम भाग तो नहीं सकते, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको करेक्टिव मेजर जो है हमने कोशिश कर रहा है. तो बहुत सी चीज़ है कि हम लोग जब करेक्टिव मेजर जो मेजर लेता है कि यहाँ से डायरेक्शन सरकार की तरफ से जब जाता है, हमारे फील्ड लीगल इंटरवेंशन आ जाता है, तो उसको देखते हुए तो हमने सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी इंक्रोचमेंट है और पनिशमेंट देना या कोई भी अपना तरीका से लीगल वे में देना है, तो मेन जो इंक्रोचमेंट का प्रॉब्लम जो है सरकार से नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब आता है कि यहाँ तो पता नहीं चलता है कि किसका लीगल है, सराहत है, किसका ये है. तो उसको देखते हुए जब हम सरकार की तरफ से उसको एक्शन लेना शुरू कर दिया, तो आपका रेफरेंस जो है रॉक्सन टाउन का आपका नाम तो नहीं बता पाऊंगा हाउस में स्पीकर साहब, टोटल नंबर्स को मैं बता दूंगा. आपका रॉक्सन टाउन में एज पर द रिपोर्ट ऑफ द DC 8 केसेस पेंडिंग्स इन DC कोर्ट. तो ये हमारा जो इलीगल जो इंक्रोचमेंट को कैंसिलेशन का ये करने के बाद केस पेंडिंग है, तो हमने सरकार की तरफ से दिया था कि कैंसिल के लिए. और एक जो है CJM कोर्ट में पेंडिंग है, और बाकी और भी है, ये डिटेल का ये सेशन का बाद आपको दिया जाएगा रिकॉर्ड जो है, बहुत से चीज कुछ ऐसे पेंडिंग है. ये जस्ट आपका रॉक्सन का चौथा सा एक एग्जांपल है. अदरवाइज हर डिस्ट्रिक्ट में, ईटानगर में भी, ईटानगर के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में भी जितना इलीगल एलोमेंट दिया गया है 7 साल पहले 10 साल पहले, उसको सरकार जो जब एक्शन लिया था, अभी जितना सारा का सारा प्रॉब्लम जो है कोर्ट में पेंडिंग है. और कोर्ट में अब हाईएस्ट जो है केस कोर्ट में हमें लैंड डिपार्टमेंट ने जीता होगा, ये सरकार ने.
तो अभी हमारा कोशिश ये जारी रहेगा कि जितना हमारा पास सरकार का जमीन है, डिपार्टमेंट का जमीन दिया गया है, उसको बचाने के लिए कोशिश कराऊंगा। तो ये बचाने के लिए सरकार से सिर्फ नहीं होगा, जितना भी पब्लिक को भी उसका साथ आना जरूरी है, और डिस्ट्रिक्ट में जो अथॉरिटी है उसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी सरकार ऐसे हो जाता है कि हम तो रिकॉर्ड को देखता है, तो डिस्ट्रिक्ट फील्ड विजिट तो कर पाता नहीं है, तो उसको टाइमली सरकार को भी बता रहे कि एलोमेंट गलत जा सकता है। इसलिए अभी तक ये 6 साल 7 साल में अभी तक जो इलीगल क्या बोलते हैं एलोमेंट नहीं दिया है, और जितना भी ये स्ट्रीम लाने का लाइन करने का कोशिश कर रहा हूँ, और आगे भी जाके उसी तरह के मेंटेन करेगा। लेकिन कुछ जो लिटिगेशन आ जाता है कि हमारा जो काम का स्पीड अप जो करना है कि उसमें रुकावट आ जाता है। थैंक यू। Start question number 8, Sri Wangling Longdong. Thank you, Speaker, sir. For my start question number 8. I have not much to say. The only thing is that Punsha town, one of the oldest state, has been deprived of good roads, proper sanitation and drainage system. Seeing the condition, we 4 of our legislators, together in a combined note, had submitted to the Honorable Chief Minister last year, to be precise, on the 25th of July, for earmarking an amount of rupees 15 crore for the improvement of Kuncha town road, only the township. Now the present status of the road is that hardly 2 men can pass side by side. So all towns in the state are in a growth process, and I think one of the oldest towns, district towns in the state, also should be taken ample care of. So my request to the Honorable DCM, sir, and Minister of Planning, is whether he will assure for earmarking and allotting that 15 crore that the 4 of us legislators had combinedly put in a note form. Thank you. Honorable DCM. Sir, the question put up by honorable members is on the Chief Minister's Comprehensive State for Development Plan. Of course, the plan is prepared by the Cabinet Committee for 5 years. It was approved by the Cabinet Committee on the 1st November 2019.
2024.